क्या पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर को नया मालिक मिल गया है? अमेरिका और चीन तो पहले ही पाकिस्तान के मालिक थे, फिर ये तीसरा मालिक कौन है? वो देश जिसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में ड्रोन्स दिए। भले ही वो ड्रोन्स भारतीय सीमा में घुसने में नाकाम रहे, कबाड़ बन गए, लेकिन पाकिस्तान पर एहसान तो चढ़ी गया ना। ये है तुर्की, जिसके ड्रोन्स का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बिल्कुल काम तमाम कर दिया, कीमा बना दिया। अब पाकिस्तान कुछ हासिल तो नहीं कर पाया, उल्टे तुर्की अब अपने एहसान की कीमत वसूलने चला आया है। लेकिन हैरत तो यह है कि बदले में तुर्की को पाकिस्तान से जिहाद चाहिए। क्यों चाहिए को समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तुर्की के विदेश मंत्री, तुर्की के रक्षा मंत्री दोनों एक साथ इस्लामाबाद क्यों पहुंचे हैं? क्या तुर्की और पाकिस्तान में टेरर ट्रेड डील हो रही है? 4 मुलाकातें हो चुकी हैं तुर्की की लीडरशिप के साथ, ये 5वीं है। सो तुर्की क्या करने जा रहा है? मीठी मीठी बातों के पीछे क्या होने वाला है? साइप्रस में मोदी ने तुर्की की कौन सी नस दबाई थी कि 3 हफ्ते में ही वो भागा भागा पाकिस्तान चला आया? इंडिया का भी नेटवर्क टर्की के अंदर बड़ी तेजी से फैल रहा है और ओपनली कहते हैं हम तोड़ेंगे तुम लोगों को। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए थे, बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स भी दिए थे। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए थे, बदले में पाकिस्तान आतंकी देगा। इन्होंने पाकिस्तान के साथ खुल के साथ देने की बात की है। पाकिस्तान को खुलकर इन्होंने मदद की। तुझे क्या मिला? या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दी है। हमने तुर्की को क्या दिया? आपको हम अपने यहाँ से अनमोल रतन दे सकते हैं और वो भी हम मुफ्त में दे रहे हैं, फ्री फ्री फ्री। पश्चिमी एशिया का देश साइप्रस, इसका पड़ोसी तुर्की और तुर्की के कब्जे में साइप्रस का ऊपरी हिस्सा यानी नॉर्थ साइप्रस। साइप्रस की राजधानी निकोसिया से सटी हुई सीज फायर लाइन या ग्रीन लाइन, जिसके दूसरी तरफ नॉर्थ साइप्रस है, और इसी हिस्से पर 5 दशकों से तुर्की का अवैध कब्जा है। बोलचाल की भाषा में इसे साइप्रस का POK भी कहा जाता है, यानी ठीक वही स्थिति जो POK की है, जो है तो भारत का हिस्सा, लेकिन इस पर पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा है। अब याद कीजिए 3 हफ्ते पहले की ये तस्वीर, जब मोदी साइप्रस में थे और राजधानी निकोसिया में प्रेसिडेंट पैलेस की छत पर खड़े होकर ग्रीन लाइन के दूसरी तरफ उस हिस्से की ओर नजरें गड़ाए हुए थे जिसे साइप्रस का POK कहा जाता है। साइप्रस वो मुल्क है जिसका नाम लेते ही टर्की के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि नॉर्थर्न साइप्रस की अगर बात करें तो वो टर्की ने ऑक्युपाई किया हुआ है और इंडिया अक्सर जो है यूनाइटेड नेशन में साइप्रस को आजादी दिलाने की बात करता है। कश्मीर के बाद टर्की को टारगेट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से। साइप्रस को रूल करता है नॉर्थ पार्ट ऑफ साइप्रस, उसकी अपनी सोवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है। साइप्रस क्लेम कर रहा है कि हमें हमारी चीज दी जाए, लेकिन टर्की अभी उसके ऊपर नहीं है, उसके ग्रिप है। टर्की तो कहता है ये एक आजाद कंट्री है और ये कोई जो है साउथर्न साइप्रस का हिस्सा नहीं है ना। इंडिया का भी नेटवर्क टर्की के अंदर बड़ी तेजी से फैल रहा है और ओपनली कहते हैं हम तोड़ेंगे तुम लोगों को। देखिए ये सेम वही बलोचिस्तान वाला सीन चल रहा है। ऐसे ही है। बेसिकली जब भी किसी चीज को तोड़ा जाता है या अगर उसको कोई नुकसान देना हो तो उसके पीछे आवाम भड़काओ। अगर आप हमारे मामलात में इंटरवीन करेंगे तो हम भी आपके जहाँ पर आपको पेन होती है तो हम भी वो दबाएंगे। जिस तरह POK को पाकिस्तान ने आतंकियों के बल पर अपने कब्जे में किया हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान ने POK को आतंकियों की जन्नत बना दिया है, क्या उसी तरह तुर्की भी मोदी के डर से उत्तरी साइप्रस में कुछ करना चाहता है? क्या मोदी के दौरे के बाद तुर्की को ये डर सता रहा है कि नॉर्थ साइप्रस पर उसका अवैध कब्जा छिन सकता है, लिहाजा वो अपने यार पाकिस्तान के तौर तरीकों से अपना अवैध कब्जा बरकरार रखना चाहता है? क्या तुर्की नॉर्थ साइप्रस के लिए पाकिस्तान से कट्टरपंथी इंपोर्ट करेगा?
क्या साइप्रस से लड़ने के लिए तुर्की आतंकियों की मदद लेगा? क्या तुर्की अपने ड्रोन्स के बदले पाकिस्तान से आतंकवादी लेगा? हमने तो बता दिया कि आपको हम अपने यहाँ से अनमोल रतन दे सकते हैं और वो भी हम मुफ्त में दे रहे हैं, फ्री फ्री फ्री। ठीक है, तो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए पाकिस्तान में कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, खामा खाई में रोटियां तोड़ रही हैं बैठे हुए, ये वैसे भी निकम्मे निखट्टू किसी काम के तो रहे नहीं है, तो इनको उठाकर किसी को दे दो। तुम कह रहे ले लो भैया, हमारे किस काम का, ये निकम्मा निखट्टू आप ही ले जाओ, शायद कोई मटर वटर ही छील दे। कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हो गए एकदम बेकार, जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ हुआ है, हर जगह बच्चे बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। तुर्की और पाकिस्तान में आतंकी गठजोड़ की अटकलें इसलिए इतनी तेज हैं क्योंकि साइप्रस की सीज फायर लाइन तक मोदी के कदम पड़ने के सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर ही तुर्की के 2 बड़े मंत्री एक साथ दौड़े दौड़े पाकिस्तान पहुंच गए। तुर्की के विदेश मंत्री शहबाज शरीफ से मिले, तुर्की के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इसहाक डार से मिले और तुर्की के रक्षा मंत्री पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ से मिले। तुर्की और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 1 महीने के अंदर ये 5वीं मुलाकात है और मोदी के साइप्रस दौरे के बाद से 4थी। मैंने पहली दफा ये देखा है कि तुर्की के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे पाकिस्तान आए हों। This is first time, at least many people are thinking in the region, particularly in India, what is the hidden agenda, what's going on in Islamabad. 4 मुलाकातें हो चुकी हैं तुर्की की लीडरशिप के साथ, ये 5वीं है। just in days, दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर 4 मुलाकातें पाकिस्तान और तुर्की की हो रही हैं। हो क्या रहा है? तुर्की क्या करने जा रहा है? मीठी मीठी बातों के पीछे क्या होने वाला है, ये एक सवाल है। और जारी बात है, इसको इंडिया के अंदर बड़े सीरियसली देखा जाएगा। हम थोड़े से परेशान थे लास्ट टाइम जब तुर्की की लीडरशिप ने, अगर आपको याद हो तो यूएन में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। ये सच है कि पिछले साल यूएन जनरल असेंबली की बैठक में तुर्की ने कश्मीर पर बात नहीं की थी। ऐसा पहली बार हुआ था। माना जा रहा था कि तुर्की भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुर्की ने आखिरकार पीठ में छुरा घोंपा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सीमा में कबाड़ के भाव गिराए गए सारे ड्रोन्स तुर्की के थे जो पाकिस्तान से उड़े थे। तुर्की ने अब तक अपनी जुबान से ये कबूल नहीं किया, लेकिन भारत ये सच सबूतों के साथ पूरी दुनिया को दिखा चुका है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ खुल के साथ देने की बात की है और ये उनके साथ खड़े रहे। अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पाकिस्तान भेजा, अपने फाइटर जेट्स जो हैं वो पाकिस्तान भेजे और पाकिस्तान को खुलकर इन्होंने मदद की। और बावजूद इसके कि वो ये क्लेम करते हैं कि इंडिया टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, लेकिन उनके खिलाफ यानी इंडिया के खिलाफ टर्किश मेड जो ड्रोन्स हैं, जो दुनिया के मतलब जो बेहतरीन ड्रोन्स है उसमें उनका शुमार होता है, तो वो उन्होंने पाकिस्तान को दिए और उसका इस्तेमाल उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ किया है। पिछले महीने ही आसिम मुनीर अपने पहले आका अमेरिका के दरबार में सजदा करके लौटा है। पाकिस्तान का दूसरा आका चीन इस वक्त इस्लामाबाद में ही है। चीनी एयरफोर्स चीफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुए अपने हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम्स का हिसाब किताब करने आया है। वहीं पाकिस्तान का ताजा तरीन और तीसरा आका तुर्की भी इस्लामाबाद में मौजूद है, टेरर ट्रेड के लिए, यानी अपने कबाड़ ड्रोन्स के बदले पाकिस्तान के कबाड़ हो चुके आतंकियों के सौदे के लिए। हमें तो दोस्ती की जरूरत ही नहीं, हम तो किसी का दोस्त बनते ही नहीं है ना। 4 दिन दोस्ती करते हैं, 5वां यार दूसरे दिन बना लेते हैं। ठीक है, हमारी यही गलती है। तुझे क्या मिला? या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दी है। हमने तरक्की को क्या दिया? अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक तरक्की आधा रह जाएगा।
और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊँ, मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह तुर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है, तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो और दूसरे के पास नहीं। पाकिस्तान आज अगर तुर्की की जंग उसके साथ साइबर के साथ होगी, पाकिस्तानियों ने नहीं जाना, साइप्रस के साथ भी नहीं जाना, तुर्की के साथ भी नहीं जाना। हम तो सिर्फ बयान देने वाले हैं। ये भी अपने आप में कमाल है कि पाकिस्तान ने अपनी सिर्फ एक इंडस्ट्री के बलबूते 3 बड़े क्लाइंट तैयार कर लिए हैं, या यूं कहें कि 3 आका तैयार कर लिए हैं। और पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री है आतंक इंडस्ट्री। पहले आका अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है अफगानिस्तान में रूस पर चेक करने के लिए। इसके लिए पाकिस्तान तालिबानियों की नर्सरी बन गया। दूसरे आका चीन को जरूरत है सीपैक के एंट्री पॉइंट यानी पीओके की सुरक्षा के लिए। इसके लिए पाकिस्तान ने पीओके को आतंकियों की जन्नत बना दिया। अब तीसरे आका यानी तुर्की को साइप्रस के खिलाफ मदद चाहिए तो पाकिस्तान वहां भी जिहाद पहुंचाने को तैयार है। तुर्क वजीरे दिफा ने एयर हेडक्वार्टर का इस्लामाबाद में दौरा किया और इस दौरे के दौरान एयर चीफ से मुलाकात की। इन मुलाकातों को भारत में बहुत गौर से देखा जा रहा है। ये मुलाकात एक ऐसे टाइम पर हो रही है जब अब से ठीक 2 दिन पहले इंडिया के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस बात का इंकशाफ किया था और ये इल्जाम आयद किया था कि पाकिस्तान की मदद चीन और तुर्की ने की। सरहद एक थी, दुश्मन 3 थे। इसके साथ साथ ये भी इल्जाम आयद किया गया था भारत की जानिब से कि तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए थे बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स भी दिए थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर उन ड्रोन्स को ऑपरेट किया है। आसिम मुनीर और उसके जैसे पुराने पाकिस्तानी जनरलों की पॉलिसी ही यही रही कि आतंकवाद को पालो, पोसो और जिहाद का नारा देकर पड़ोसियों के खिलाफ इस्तेमाल करो। अफगानिस्तान में भी यही किया, भारत में भी यही किया और अब जब पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा तो आतंक और आतंकियों को धंधा बना लिया, एक्सपोर्ट भी करने लगा। आज पाकिस्तान में एबीएन एमरो, फाइजर, टेलीनॉर, ठीक है ना, शेल और अब माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग पाकिस्तान छोड़ गए। यानी जमे हुए बिजनेसेस जो हैं, बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज जो हैं, वो आपको छोड़ गई। नया कोई आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? अच्छा, और जब आता है ना इन्वेस्टर तो एक एक करके आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, दूसरों को वॉच करता है। अच्छा, इसको भी फायदा हुआ, मुझे भी फायदा होगा, वो भी जाएगा, वो भी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जब भागते हैं इन्वेस्टर तो सब एक साथ भागते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ से भाग गए, देखिए वो भाग के कहाँ चले गए। और हम अभी तक एक ही काम कर रहे हैं, कशकोल लेके आईएमएफ पैसे दे दे, फला बैंक पैसे, कर्जा कर्जा कर्जा, बस। क्या किसी मुल्क में मुझे बताओ आर्मी चीफ बिजनेस प्रमोट करता है, इन्वेस्टर ढूंढने जाता है? कहीं होता है ऐसा? भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आतंक नीति न कभी कामयाब हो पाई न कभी होगी, लेकिन कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानी जनरल किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। इस बार भी आसिम मुनीर ने तुर्की के ड्रोन इसी हसरत के साथ चलाए थे, लेकिन ड्रोन्स की तरह मुनीर की हसरत भी कबाड़ बन गई। किसी न किसी तरीके एक लार्जर पिक्चर तुर्की और पाकिस्तान के बीच में क्राफ्ट हो रही है। और याद रखें, तुर्की इज अ बिगर, बड़ी डिफेंस मार्केट है, नेटो पार्टनर है, पाकिस्तान के बहुत करीब है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान, तुर्की एंड सेंट्रल एशिया, ये कुछ नया ब्लॉक बन रहा है। हमेशा इंसान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और हम हमेशा इंडिया से बुरी तवक्को रखते हैं। हमेशा से 75 सालों से इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमें खा जाएगा। हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। क्या बात है, ठीक है ना? और पाकिस्तान आज बने, हिंदुस्तान कल का बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, तो 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है ना। इधर मुगल आए हैं, वो भी मतलब छोड़ के गए हैं। ठीक है, इधर अंग्रेज गोरा आया 300 साल बाद हिंदुस्तान को निकला है।
अब सवाल यह है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसों को एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान तुर्की को कब तक बेवकूफ बनाएगा, क्योंकि ये सच तो दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी भी जान गए हैं कि भारत अगर इन्हें पीओके और पाकिस्तान में घुस कर मार सकता है तो पाकिस्तान से बाहर इनका शिकार करना बच्चों के खेल के बराबर होगा। अब खबर महाराष्ट्र के सातारा से। कार से स्टंटबाजी करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। शोबाजी में कार के चक्कर लगा रहा था वो, और अपने जान पर वो खेल गया। पहाड़ के ऊपर अनिल जाधव नाम का शख्स अपनी कार से स्टंट दिखा रहा था। अब स्टंट दिखाने के दौरान बैलेंस बिगड़ गया और 300 फीट गहरी खाई में जा गिरा। शख्स अपने दोस्तों के साथ यहां पर आया हुआ था, पहाड़ी के टॉप हाइट पर पहुंचा हुआ था और वहां पहुंचकर अपनी कार को ये घुमा रहा था, ड्रिफ्टिंग कर रहा था। लेकिन इस ड्रिफ्टिंग करते करते उसका बैलेंस बिगड़ा और देखिए गाड़ी ड्रिफ्टिंग करते हुए गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और सीधे 300 फीट नीचे खाई में जा गिरी। लेकिन किस्मत उसकी अच्छी ये रही कि ये जो कार है नीचे जाके एक पेड़ से अटक गई, और पेड़ में अटक जाने की वजह से उसकी जान बच गई, नहीं तो ये और नीचे चली जाती तो इसे बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता। ये पूरा हादसा कैमरे में कैद हुआ है, क्योंकि उसके जो दोस्त है वीडियो बना रहे थे, जो इस तरह से ड्रिफ्टिंग करके दिखा रहा था। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि आप गाड़ी को एक ही जगह पे घुमाते रहते हैं और ऐसे में बैलेंस बिगड़ गया, फिसलन ज्यादा थी और गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है साहिल को और अनिल जाधव को। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि क्या पुलिस कोई कार्रवाई करती है, क्योंकि इस तरह के जो स्टंट होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं और जो लोग इस तरह के स्टंट करते हैं पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। लेकिन यहां पर किस्मत अच्छी थी कि जो शख्स है वो बच गए हैं। तो 300 फीट गहरी खाई में जा गिरे हैं और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त वहां पर कई सारे पुलिस ट्रेनिंग में मौजूद कैडेट्स थे जिन्होंने तुरंत रेस्क्यू करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। 300 फीट खाई गहरी में उतर गए और फिर अनिल जाधव को बाहर निकाला। उस वक्त अगर ये वहां पर ट्रेनीज नहीं होते, रिक्रूट्स नहीं होते नए पुलिस के, तो अनिल को बचाना और मुश्किल हो जाता। देहरादून में भी स्टंटबाजी के चक्कर में एक मौत से सामना हो गया शख्स का। थार सवार कुछ लोगों ने सौंग नदी के उफान पर गाड़ी को उतार दिया, जिसके बाद पानी में प्रचंड वेग था और इसके चलते उनकी गाड़ी फंस गई और किसी तरह से वो जान बचाने में यहाँ कामयाब रहे। पानी के प्रहार के चलते अब देखिए किस तरह से ये जीप है वो पानी के लहरों के साथ बहती हुई चलेगी, फिर चट्टानों में जाके फंस गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में जो लोग मौजूद थे वो नशे में थे और मस्ती में अपनी थार को नदी में उतार दी। अब देहरादून जिले के रायपुर इलाके का ये पूरा मामला है। माल देवता क्षेत्र में स्टंट करना खतरनाक पड़ गया इन लोगों को और भारी बारिश के चलते सौंग नदी उफान पर थी और उसी के बीच ये गाड़ी चपेट में आ गई। तेज बहाव ने गाड़ी को जकड़ लिया और वो देखते ही देखते बहती हुई काफी दूर तक निकल गई। और उत्तराखंड में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट जारी है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही, जिसके चलते घाटी और मैदानी इलाकों में इस वक्त नदियां उफान पर हैं। और सैलाबी आफत को लेकर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देश में अलग अलग इलाकों में किस तरह से जल प्रहार हुआ है। 15 से ज्यादा राज्य इस वक्त तेज बारिश के चपेट में है। लगातार बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें दरिया बन चुकी है और समंदर में जैसी लहरें उठ रही हैं आजकल, तो वो शहरों में नजर आ रही हैं। ये 8 तस्वीरें आप देख सकते हैं देहरादून की है, उसके बाद मंडी हिमाचल प्रदेश, गोलाघाट की तस्वीर असम से है, नागपुर महाराष्ट्र की है, विदिशा मध्य प्रदेश से है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, चूरू राजस्थान और गुरुग्राम हरियाणा से तस्वीर है। तो 8 तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से अलग अलग इलाकों में बारिश के बाद हालात बने हैं। अब पहाड़ी इलाकों में नदियां उफान पर है, जाहिर सी बात है वहां बादल फटने से भी कई घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो शहरी इलाके हैं इन इलाकों में देखिए वाटर लॉगिंग के चलते, खासतौर पे विदिशा, गुरुग्राम, नागपुर में आप देखिए कि किस तरह से वाटर लॉगिंग के चलते आम लोगों को परेशानी हुई है। अब बागपत की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां मूसलाधार बारिश के बाद नगर पालिका के सारे काम की पोल खुल गई। ये बागपत की सड़क में आप गाड़ी को बहते हुए देखते सकते हैं। यहाँ पर इतना पानी भर गया कि ये जो गाड़ी है, भारी भरकम गाड़ी, ये पानी में तिनकी की तरह बहने लगी और धीरे धीरे देखिए जिस तरफ बहाव है पानी का उस तरफ ये जाने लगी। कंट्रोल पूरी तरह से खो चुके हैं इसमें जो लोग सवार थे। और ये कोई गाड़ी हल्की नहीं है, कई सौ किलोग्राम की गाड़ी है और ये गाड़ी अगर पानी में इस तरह से तिनके की तरह बह रही है तो आप समझिए कि सड़क के ऊपर कितना तेज बहाव होगा पानी का। अब आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाते हैं जहां बड़ी मुश्किल से एक शख्स की जान बचाई गई। देखिए ये कार के साथ एक महिला थी जो पानी में फंस गई।
अब उन्हें बचाने के लिए पुलिस को ट्रैक्टर बुलानी पड़ी, फिर ट्रैक्टर के जरिए महिला को बाहर निकाला गया और उनकी जान बचाई गई। अब आपको हम इटावा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां अंडरपास में एक बस फंस गई। अब बस के अंदर यात्री भी मौजूद थे। इनकी किस्मत अच्छी थी कि मौके पर मौजूद थे रेस्क्यू कर्मी और उन्होंने किसी तरह से इस जेसीबी के जरिए इस बस को बाहर निकाला और बस में मौजूद सभी यात्री को सुरक्षित उनको अपने घर तक रवाना किया। 6 फीट गहरे पानी में ये बस फंस गई थी। देखिए ये अंडरपास है, तो अंडरपास में पूरा पानी इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे उसका पानी का लेवल बढ़ता गया। जो ड्राइवर थे नहीं समझ पाए कि कितना पानी है, उन्हें लगा शायद वो बस निकाल लेंगे, लेकिन वो फंस गए।